Nehru indeed does not need any defense, but his memory does, and so does the idea of India. ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ ये बताता हूँ। 2020 में मेरी किताब छप चुकी थी हुई भारत माता। तो मेरे एक दोस्त ने सोचा कि मेरे जन्मदिन पर वो मुझे नेहरू जी का एक छोटा सा स्टैचू मेड करेंगे। उन्होंने ऑनलाइन सर्च किया, गांधी जी के स्टैचूज अवेलेबल थे, अंबेडकर के थे, भगत सिंह का था, नेहरू का कोई स्टैचू अवेलेबल नहीं था। नंबर एक। नंबर दो, उसी समय कोविड के दौरान एक वेबिनार का निमंत्रण मुझे मिला, मैं उसमें बोला भी, और वो वेबिनार था रिक्लेमिंग रिपब्लिकन डेमोक्रेसी। तो उसका जो कॉन्सेप्ट नोट था उसमें रिपब्लिकन डेमोक्रेसी के सिलसिले में खासकर हिंदुस्तान के संदर्भ में गांधी जी का नाम था, एम.एन. रॉय का नाम था, अंबेडकर का नाम था, नेहरू का नाम नहीं था। तो आप सबके प्रति पूरे सम्मान के साथ, यहाँ मौजूद सभी मित्रों के प्रति सम्मान के साथ, और ये खतरा उठाते हुए कि मेरी बातों से आप में से कुछ की भावनाएं आहत हो सकती हैं, देयर इज नो नीड टू बी unnecessarily self-congratulatory. Let us face the fact कि जैसे आदित्य मुखर्जी ने अपनी किताब में डेमोनाइजिंग नेहरू कहा है, उस प्रोजेक्ट में उन्हें बड़ी हद तक कामयाबी मिली। मेमोरी को इरेज करना डेमोनाइजिंग से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। और जो जनरेशन ऑनलाइन शॉपिंग करती है, ये एक सिंबॉलिक है। आप केवल सरकारी खादी भंडार में नहीं, किसी प्राइवेट दुकान में भी चले जाइए, इस जैकेट को आजकल मोदी जैकेट कहा जाने लगा है। मैंने जिस दुकान से जैकेट खरीदी थी, वहाँ मैंने उससे कहा कि मान्यवर, मोदी जी का जन्म तो तब तक हो गया था, लेकिन वो जैकेट पहनने लायक नहीं हुए थे। तब से ये जैकेट फैशन में रही है, और इसे उन दिनों नेहरू जैकेट कहते थे, और मैं भी अभी नेहरू जैकेट ही कहता हूँ। तो कुछ चीज़ों को हम फेस करें। मेरे मन में ये सवाल पिछले कई सालों से रहा है, कम से कम 2002 या 2003 से, कि कुछ खास लोगों को, सीधे सीधे कहें तो हिंदुत्ववादियों को और हर तरह के कम्युनलिस्ट एलिमेंट को नेहरू से इतनी नफरत क्यों है। ये बात नेहरू की आलोचना की नहीं है, नेहरू के प्रति विरोध की नहीं है, नफरत। नेहरू के बारे में जिस तरह की स्कैंडलस चीज़ें सोशल मीडिया पर लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं और एडमायर करते हैं। मैं एक और उदाहरण देता हूँ। एक सज्जन हुआ करते थे राजीव दीक्षित नामक, वो एक और सज्जन के बड़े क्लोज सहयोगी थे, जो तमाम बीमारियों का इलाज योग से कर देते हैं। खुद को दिल का दौरा पड़ता है तो एम्स आते हैं। एनीवे, तो उनका एक वीडियो, आप हो सकता है वो अभी भी इंटरनेट पर हो, मैंने हुई भारत माता की भूमिका में उसका जिक्र किया है। उस वीडियो को लाखों, बल्कि संभवतः 90 लाख लोगों ने देखा था, और हजारों कमेंट्स थे, और ज़्यादातर अरे क्या बात कही है, क्या एक्सपोजर किया है। मैंने उस वीडियो का अपनी किताब की भूमिका में जिक्र किया। मैं आभारी हूँ अपने एडिटर रवि सिंह का। उन्होंने कहा कि जिक्र करना काफ़ी नहीं है, उस वीडियो में जो कहा जा रहा है उसे अंग्रेजी में रिप्रोड्यूस कीजिए और उस पर कमेंट कीजिए। मैंने किया। उस वीडियो में कहा जा रहा था कि नेहरू और जिन्ना और एडविना तीनों लंदन के हैरिस कॉलेज में सहपाठी थे, और एडविना ने इन दोनों को मूर्ख बनाकर अपना काम साधा, और नेहरू ऐसे थे कि एडविना के मोहजाल में फंस के देश का विभाजन कर बैठे। मैंने अपनी किताब में लिखा, और ये देखने की बात है कि जो कमेंट्स में देख सका, हजारों कमेंट्स में से, उनमें से किसी कमेंट में ये सवाल नहीं था कि भाई साहब लंदन में कोई हैरिस कॉलेज है भी या नहीं है। एडविना कभी कॉलेज गई भी थी या नहीं गई थी। और नेहरू जिन्ना के लंदन से लौट आने के कितने साल बाद लंदन पहुंचे थे, असल में तो कैम्ब्रिज पहुंचे थे। जब आप किसी से नफरत करते हैं तो उसके बारे में कही जा रही स्कैंडलस से स्कैंडलस बात को आप स्वीकार कर देते हैं। ये एक स्वाभाविक मानवीय वृत्ति है। ऐसा नफरत का माहौल नेहरू के प्रति बनाने में उन लोगों ने कामयाबी हासिल की है कि आप कोई बकवास नेहरू के बारे में कर दीजिए, ज़्यादातर लोग स्वीकार कर लेंगे।
इस सच्चाई को हम फेस करें। और ऐसे में इस किताब का आना इसलिए महत्वपूर्ण लगता है मुझे, आइडिया ऑफ इंडिया की चर्चा बहुत होती है। मैं प्रोफेसर मुखर्जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने इस बात को अंडरलाइन किया कि आइडिया ऑफ इंडिया केवल एक कल्चरल एक्सप्रेशन नहीं है। आइडिया ऑफ इंडिया का मतलब केवल प्लूरलिज्म और टॉलरेंस नहीं है। उसमें उन्होंने फीचर गिनाए हैं: इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट, अपोजिंग इंपीरियलिस्ट डोमिनेशन ग्लोबली। This is the first point of Nehru's idea of India, according to Professor Mukherjee, and I totally endorse this reading of idea of India. इसी तरह डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, प्रो पुअर ओरिएंटेशन, मॉडर्न साइंटिफिक आउटलुक, ये सब चीज़ें उस आइडिया ऑफ इंडिया में शामिल हैं। और जिन लोगों की चर्चा इन दिनों हो रही है, जिनकी हम बात कर रहे हैं, उन्हें आइडिया ऑफ इंडिया से चिढ़ सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसमें इंक्लूजन और सेकुलरिज्म है। उन्हें आइडिया ऑफ इंडिया से चिढ़ इसलिए भी है कि उसमें एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ एंटी इंपीरियलिज्म है, उसमें एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ प्रोग्रेसिव एंड साइंटिफिक आउटलुक है। आइडिया ऑफ इंडिया इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ इमोशंस एंड हिंदू मुस्लिम भाई भाई, इट्स अ मच मोर कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन। दूसरी बात, नेहरू को एप्रोप्रिएट करने में विफल रहे हैं। गांधी को कर लिया, पटेल को कर लिया, अंबेडकर को भी कर ही रहे हैं, और तमाम लोगों को। ये सवाल बार बार उठता है लोगों के मन में कि नेहरू को एप्रोप्रिएट करने में विफल क्यों है या उसकी कोशिश क्यों नहीं करते। उसका कारण है, कारण उसका ये है कि हमारे तमाम राष्ट्रीय नेताओं में नेहरू वॉज द मोस्ट कंसिस्टेंटली मॉडर्न। नेहरू बहुत अनएम्बिगुअसली मॉडर्न व्यक्ति थे। और इसके साथ ये सबसे क्रूशल है, मॉडर्न होने का एक मतलब मान लिया गया है पॉपुलर से लेकर एकेडमिक डिस्कोर्स तक में कि मॉडर्न का मतलब है ट्रेडिशन से ब्रेक। नेहरू उन रेयर लोगों में से थे जिनके लिए मॉडर्निटी ट्रेडिशन से ब्रेक नहीं थी, बल्कि ट्रेडिशन का ऑर्गेनिक इवोल्यूशन थी। और इसलिए अपनी सारी विलायती पढ़ाई लिखाई के बावजूद कुछ लोगों के लिए ये बहुत हृदय द्रावक, हृदय घातक समाचार है, और वो पिछले कई सालों से रहा है कि सारे अंग्रेजीपन के बावजूद नेहरू किसानों से, घरेलू महिलाओं से, दुकानदारों से भी वैसा ही संवाद करने में कामयाब होते थे जैसा आप जैसे विद्वानों के साथ, क्योंकि वो मॉडर्न थे, ट्रेडिशन में रूटेड थे। एक साधारण सा किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। मुझे एक सीनियर हमारे साथी थे जेएनयू में, उन्होंने सुनाया था कि नेहरू एक बार बिहार गए तो जाहिर है कि बड़ी भीड़ भाड़ और बड़ा शोर शराबा। जगजीवन राम जी कार्यक्रम की अध्यक्षता और संचालन कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, और ध्यान दीजिए, उन्होंने कहा कि पंडित जी, मैं भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और सम्राट अशोक के बिहार में आपका स्वागत करता हूँ। तो नेहरू जी शोर शराबे से काफ़ी चिढ़े हुए थे, इनडिसिप्लिन से। तो उठ के खड़े हुए बोले, बाबूजी ने मेरा स्वागत सम्राट अशोक के बिहार में किया, आप लोगों की हरकतों से तो लग रहा है कि मैं सम्राट जरासंध के मगध में खड़ा हूँ। ये कमेंट कोई कोट अनकोट उस तरह का मॉडर्न नहीं कर सकता था जो जरासंध को जरासंधा कहता हो और भगवत गीता को भगवत गीता कहता हो। नेहरू उन मॉडर्न्स में से नहीं थे, और इसीलिए वो अभी भी बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी समस्या है। और इसीलिए वो हिंदुस्तान के बल्कि दुनिया के किसी भी डेमोक्रेटिक माइंडेड फॉरवर्ड लुकिंग इंसान के लिए प्रेरणा स्रोत होने चाहिए। नेहरू को आप डिफेंड करें या ना करें, सच्चे मन से और सच्चे लिहाज से नेहरू को अपने लिए खोजिए जरूर। उन्हें डिफेंड की ज़रूरत तो वाकई नहीं है, लेकिन आपको ज़रूरत है कि आप नेहरू को खोजें। और उसके लिए ये ज़रूरी है, यहाँ मैं दूसरी बात जो प्रोफेसर मुखर्जी ने अंडरलाइन की है, इस चीज़ को हम फेस करें। इन्होंने लिखा है, कि हमारे यहाँ जो प्रोग्रेसिव और सेकुलर फोर्सेस हैं, दे हैव बीन ग्रेजुअली सीडिंग द नेशनलिस्ट स्पेस टू आरएसएस एंड हिंदू। हम ये भूल जाते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में नेहरू
हिंदू कम्युनलिज्म और मुस्लिम कम्युनलिज्म को लिबरल सेकुलर डेमोक्रेसी की शब्दावली भर में नहीं नकारते थे, उनको एंटी नेशनल कहते थे। नेहरू के मुहावरे में हिंदू महासभा वाज एज एंटी नेशनल एज वाज मुस्लिम लीग, फॉर द सिंपल रीजन बिकॉज इफ यू टेक इंडिया एज अ नेशन, आइडिया ऑफ अ नेशन, then both these variants of communalism are equally dangerous to that idea of nation. आज आलम यह है कि जुलाई 2016 में मैंने और हमारे एक मित्र कांग्रेस के कार्यकर्ता संदीप दीक्षित, हम लोगों ने मिलकर एक बातचीत आयोजित की थी, एंगेजिंग विद नैरेटिव्स ऑफ नेशनलिज्म। उस बातचीत में हमारे तमाम लिबरल और डेमोक्रेट जो मित्र आए थे, उनका रवैया कुछ ऐसा था कि जैसे शुद्ध ब्राह्मणों की सभा में माछ भात के लिए बुला लिया गया हो। नेशनलिज्म पर बात कर रहे हैं हम लोग। नेशनलिज्म यू नो इज अ वेरी रिएक्शनरी आइडियोलॉजी, इट्स अ रेग्रेसिव आइडियोलॉजी। तो संदीप दीक्षित तो खैर पॉलिटिकल आदमी है, उनमें तो अपार धीरज है, मुझ में नहीं है। तो मैंने कहा कि आप जाने, आपका काम जाने। फिर उसके बाद वही हुआ, एक मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग नेशनलिज्म की नहीं हुई। लेकिन ये चिंताजनक है। आप हिंदुस्तान के नेशनलिज्म को 18वीं और 19वीं सदी के यूरोपियन नेशनलिज्म के पैमानों पर नहीं नाप सकते। और इस अर्थ में ये सही है कि इंडिया एज अ नेशन इज आउटलायर टू यूरोसेंट्रिक डेफिनेशन ऑफ नेशनलिज्म और नेशन, बट इट डज नॉट मीन दैट इंडिया इज नॉट अ नेशन एज सच। इंडिया इज अ नेशन ऑफ अ डिफरेंट काइंड एंड दैट डिफरेंस हैज टू बी अंडरस्टूड एंड एप्रिसिएटेड एंड प्रिजर्व्ड। मैं जवाहरलाल नेहरू के अपने एक उद्धरण से इस बात को समाप्त करता हूँ। ये उन्होंने दूसरे महायुद्ध के दौरान कम्युनिस्टों को संबोधित करते हुए बात कही थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। राष्ट्रीयता पिछली तरक्की, परंपरा और सामूहिक अनुभव की स्मृति है। मैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया से अनुवाद कर रहा हूँ। समाजवाद जिसकी पृष्ठभूमि में सर्वहारा है, इसका मजाक उड़ाता है, इसे आउटडेटेड कहता है। ये भूलते हुए कि जब कोई संकट आता है तो राष्ट्रीयता उठ खड़ी होती है, उसी का बोलबाला रहा है। लोगों ने परंपरा में ताकत और राहत खोजी है। राष्ट्रीय परंपराओं में लौटने की बात असल में मजदूर और मेहनत कशों में ज़्यादा दिखाई देती है। जाहिर है कि ये बात नेहरू कम्युनिस्टों को केवल हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिटलर के खिलाफ दूसरा महायुद्ध लड़ रहे रूस के संदर्भ में भी याद दिला रहे थे कि मजदूर और मेहनत कशों में राष्ट्रीयता की भावना कहीं ज़्यादा प्रबल होती है। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है, और आप अगर देखें तो हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ये चीज़ आती है कि साहब वो मंदिर मस्जिद रोटी की बात करो। मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूँ कि गरीब से गरीब आदमी को एक सेंस ऑफ सेल्फ होता है। वो सेंस ऑफ सेल्फ कल्चरल हो सकता है, रिलीजियस हो सकता है, सोशल हो सकता है। और गरीब से गरीब आदमी की चिंता केवल रोटी की नहीं होती। रोटी की चिंता वो करेगा और सारी महान चिंताएं आप करेंगे, ये अपने आप में एलिटिज्म का एक अत्यंत हास्यास्पद और दुखद रूप है। और इसलिए रोटी की चिंता करो ये कह करके आप कम्युनल मोबिलाइजेशन का मुकाबला नहीं कर सकते। कम्युनल मोबिलाइजेशन का मुकाबला करना है तो you have to fight to regain the really democratic, inclusive space of nationalism, जिसे दादा धर्माधिकारी ने कहा था, और मैं समझता हूँ वो सबसे सुंदर एक्सप्रेशन है हिंदुस्तानी नेशनलिज्म के लिए, मानवनिष्ठ भारतीयता, ह्यूमन इंडियन नेशनलिज्म। एंड नेहरू इज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल symbol, metaphor and spokesperson of that nationalism, and in that sense Nehru actually needs to be defended and reclaimed. Thank you.